नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में मार्केट का कमांडो, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको एक अच्छा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, कैसे ढूंढें, कैसे किसी स्टॉक को अपने फोकस एरिया में लाएं, वो बता पाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस प्रयास में सफल होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और पहला वीडियो हमने शुरू किया है एक बेसिक से कि आपको कैसे एक अच्छा स्टॉक मिले और जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के ये स्टॉक बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं कोई आपको स्टॉक का टिप नहीं देने वाला हूँ, कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ मेरे पिछले 15 साल का जो स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जिसमें मैंने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा अपने खुद के पोर्टफोलियो में, मार्केट के अंदर, और उसके बेसिस पे मैंने देखा कि कौन से मेरे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मुझे इस 15 साल में सपोर्ट किया है और उन स्टॉक्स के अंदर क्या खासियत रही है। और उसके बेसिस पे मैं आज आपसे अपने विचार शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा किसी अच्छे स्टॉक को ढूंढने के लिए। बट आप इन्वेस्ट करने के पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, जिनको भी आप कंसल्ट करते हैं, एक बार ज़रूर पूछिएगा कि आपका जो भी सिलेक्शन है वो सही है कि गलत है। हम आपके सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको सहायता कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले स्टॉक ढूंढने के लिए सबसे बेसिक जो प्रक्रिया है कि कैसे हम एक अच्छे स्टॉक को समझें कि ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं। और उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है उस स्टॉक का ओनरशिप। जी दोस्तों, वो स्टॉक, कोई भी लिस्टेड स्टॉक, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं और हमको ये देखना होता है कि कौन वो लोग हैं और क्या उनका हिस्सेदारी है उस स्टॉक के अंदर। तो अगर हम हमारे भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो मोटा मोटी 4 प्रकार के मेन इन्वेस्टर्स होते हैं उसके अंदर। पहला होता है आपका प्रमोटर, वो लोग जिन्होंने कंपनी को बनाया है, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, जिन्होंने इनिशियली इस कंपनी को ग्रो किया है और आज भी वो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ज़्यादा है और या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है। क्यों? क्योंकि वही वो लोग हैं जिनको पता है कि आगे चल के इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसी के पास आती है तो उनके पास ही आती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स की क्या हिस्सेदारी है। दूसरा है दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम डीआईआई भी बोलते हैं। और डीआईआई बेसिकली बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जिनके पास खुद की एनालिसिस टीम होती है, रिसर्च करने की टीम होती है। उन्होंने लोगों को पैसे दे के सिर्फ इसलिए हायर किया होता है कि वो स्टॉक देखे। वो आपकी और मेरी तरह स्टॉक मार्केट को खाली समय में नहीं करते हैं, उनका मेन काम ही होता है स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना। जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, बैंकिंग वाले होते हैं, इन लोगों ने स्पेशल टीम बैठाई होती है जो ये सारी स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका नॉलेज कहीं ना कहीं आपसे और मुझसे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इनकी हिस्सेदारी भी अगर किसी स्टॉक में बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक जनरल परसेप्शन हम बोल सकते हैं कि डीआईआई का शेयर्स बढ़ना चाहिए, और बढ़े ना तो एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम कर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने कुछ तो एनालाइज किया है जिसकी वजह से वो स्टॉक कम हो रहा है। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे डीआईआई होते हैं, वैसे ही फॉरेन के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टॉक के अंदर अपना हिस्सेदारी खरीदते हैं या बढ़ाते हैं। किसी भी स्टॉक को बहुत ऊपर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें ये भी देखना है कि ये किस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा देश की जो भी नीतियां हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, लोगों को हमारी कंट्री में ट्रस्ट दिला रही हैं, और कंट्री में ट्रस्ट आने के बाद ये कुछ सेक्टर्स पे देन कुछ स्टॉक्स पे फोकस करते हैं।
तो अगर आप उस स्टॉक्स को स्टडी में ले रहे हैं जिसमें एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट हाई है या बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। देन दोस्तों लास्ट में आता है रिटेल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप और मैं आते हैं, और ये वीडियो हम लोगों ने मोस्टली इनको फोकस करके ही बनाया है। रिटेल इन्वेस्टर वो श्रेणी है दोस्तों जो किसी भी स्टॉक को जब वो गिरता है तो उसका सबसे ज़्यादा घाटा इसको होता है, और अगर बढ़ता है तो सबसे कम फायदा भी इसको ही होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर ही वो है जो लास्ट में कुछ खोता है या बहुत कम पाता है। तो बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर हमारा एम यही होना चाहिए कि हम कैसे अपने नुकसान को कम करें और अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी किसी भी स्टॉक में जितनी कम होगी वो स्टॉक उतना अच्छा होगा, ऐसा जनरली देखा गया है। कि इसका मतलब ये है, अगर रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी कम है, उसका मतलब क्या दोस्तों? उसका मतलब ये है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स, डीआईआईज, एफआईआईज ने ज़्यादा भागीदारी रखी है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का भागीदारी किसी स्टॉक में कम है तो वो अच्छा है। अब आते हैं दोस्तों एक दूसरे इम्पोर्टेंट पैरामीटर पे जो कि एक स्टॉक का अच्छा होना डिसाइड कर सकता है, और हम उसे बोलते हैं पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों इस वीडियो में हर एक स्लाइड अपने आप में एक प्रेजेंटेशन है, तो हम आने वाले कुछ समय में इनके हर एक पैरामीटर्स को डिटेल में भी देखेंगे। अभी मैं आपको ब्रॉडली बताता हूं कि आप पहली नज़र में कैसे शेयर को ढूंढ पाएंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो दोस्तों है वो आप सेक्टरल पकड़ सकते हैं, दूसरे कंपटीशन स्टॉक्स के देख सकते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अपना नाम बना चुके हैं। अगर आपने जो स्टॉक को ढूंढा है उसका पी रेशियो उसके पीयर्स से, उसके सेक्टर से कम है, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि इसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है। और वहीं अगर इसका पी रेशियो ज़्यादा है तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो दोस्तों ये एक दूसरा फैक्टर है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मेरे हिसाब से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो आपको और हमको उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर किसी का ओपीएम 20% से ज़्यादा है एक कंसिस्टेंट टाइम पीरियड में से 3-4 सालों में, लास्ट 3-4 सालों में, तो आप कह सकते हो ये स्टॉक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आप देख सकते हैं। और ओपीएम ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो कंपनी इफ़ेक्टिवली अपने ओवरहेड्स को, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को, अपने दूसरे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखती है ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। तो इससे पता चलता है कि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसलिए ओपीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। देन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नेट प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यस, प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप प्रॉफिट देख रहे हैं किसी के बैलेंस शीट में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको क्वार्टरली देख रहे हो, हाफ ईयरली देख रहे हो, ईयरली देख रहे हो, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उसका शेयर ऑफ बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों फिर भी एक मिनिमम क्राइटेरिया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है प्रॉफिट है, पर कितना प्रॉफिट होना अच्छा है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कंपनी के कुछ ओवरहेड हैं, जैसे कि उनको ऊपर डेप्थ है, डेप्थ के लिए वो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो अगर इंटरेस्ट जितना वो पे करते हैं उससे डबल का प्रॉफिट कंपनी बना रही है, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी अच्छी होती है। आप देखेंगे दोस्तों, बैंक भी जब आपको लोन देता है तो आपका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी एक्सेस करता है, जहाँ वो देखता है आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, आपकी अगर आप सैलरीड हो तो आपकी कितनी सैलरी आ रही है, आपका कितना परसेंटेज उसमें जा रहा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपका कितना खर्चा हो सकता है। उसी हिसाब से दोस्तों कंपनी के भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनके दूसरे एक्सपेंस होते हैं, उनको एक्सपेंशन भी करना होता है, उनको खुद को इवॉल्व भी कराना होता है। तो अगर नेट प्रॉफिट उनके इंटरेस्ट से डबल नहीं है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, बट
ये बहुत इफ़ेक्टिवली भी नहीं है, बट आप एक इसको ध्यान में रख सकते हैं कि मिनिमम डबल हो तो अच्छा है। देन दोस्तों आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लेना ही चाहिए। एक लिमिट में डेब्ट ले कंपनी तो बहुत अच्छा है, पर कहते हैं कि डेब्ट किसी कंपनी को बंद कराना है तो आप उसका डेब्ट बढ़वा दो। अगर कोई कंपनी अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा डेप्थ लेगी तो बहुत चांसेस है कि एक छोटी सी गलती और वो कंपनी कोलैप्स हो सकती है, और ये हिस्टोरिकली बहुत बार हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को डेप्थ टू इक्विटी एक रेशियो है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कंपनी की इक्विटी वैल्यू डेप्थ से ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कंपनी इस पोजीशन में है कि अपना डेप्थ कभी भी पे कर सकती है। तो इसलिए डेप्थ टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना बहुत अच्छी बात है। जितना कम हो उतना अच्छा है, डेप्थ जीरो हो तो सबसे अच्छा है, बट एक लिमिट में डेप्थ एक हेल्दी ग्रोथ की निशानी है। सो दोस्तों इसी के साथ हम हमारे पहले वीडियो के अंत में आ गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो आप कंसिडर कर सकते हो इनिशियल लेवल पे। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी पैरामीटर बताएंगे। हमारा एम ये है कि पहली नज़र में आपको एटलीस्ट, आप उस स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो भी आइडिया लग जाए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो आइडिया देना हमारा एम है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, और हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।